हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। इससे पहले कि हम 7 क्लास कर चुके हैं, ये आज 8वीं क्लास है अशोक की। तो हम हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं। यूपी पुलिस, एसआई, एसएससी जीडी 2023-24 हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जिसमें ये जरूर हिस्ट्री पूछी जाती है, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आज है सम्राट अशोक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, सम्राट अशोक की बारे में देखते हैं। तो सम्राट अशोक वैसे तो कि 269 बीसी में गद्दी पर बैठ गया था, लेकिन उसकी आंतरिक विद्रोह के कारण, मतलब अपने भाइयों के कारण, वह मुख्य रूप से गद्दी पर कब बैठा था? मुख्य रूप से गद्दी पर 273 में बैठा था, और 273 से 232 तक बैठा था, बीसी तक। और इसका जन्म पूछा है तो इसका जन्म कब हुआ था? तो 304 बीसी में जन्म हुआ था। माता का नाम, अशोक की माता का नाम क्या था? तो शुभदांगी। माता का नाम क्या था? शुभदांगी। और अगर पूछा है सम्राट अशोक का नाम क्या था, अन्य नाम किस किस नाम से जाना जाता है? तो देव नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। और अशोक के नाम के कुछ अभिलेख प्राप्त हुए। तो मास्की अभिलेख कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। और गुर्जरा अभिलेख कहाँ का है? एमपी का। नेटिव अभिलेख कहाँ का है? कर्नाटक का। और उदय गोलान कहाँ का है? कर्नाटक का। अगर भब्रू अभिलेख है, भब्रू अभिलेख जो राजस्थान में है, वो अशोक ने खुद उसमें, मतलब अगर पूछा क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है किस में अशोक ने बताया है कि वह मगध का साम्राज्य अशोक है, तो भब्रू अभिलेख जो कि राजस्थान में है, अशोक ने खुद को मगध का साम्राज्य बताया है। तो वहीं से पता चलता है कि अशोक सम्राट अशोक था। अब आगे देखते हैं अब अभिलेखों की खोज। तो अभिलेखों को खोजा किसने था? तो टी फैथेलर ने खोजा था। कब? सन 1750 में। लेकिन पढ़े कौन गए? तो जेम्स प्रिंसिप ने इसको पढ़ा था। कब? 1837 में। और अशोक के अभिलेखों की भाषा अगर देखी जाए तो अभिलेख, अगर भारत में जो अभिलेख थे उसको, उसमें क्या लिपि थी? ब्राह्मी लिपि। और पाकिस्तान में जो अभिलेख थी उसमें खरोष्टी लिपि लिखी थी। और अफगानिस्तान में जो इसके भी मिले, अभिलेख मिले, तो उसमें क्या लिखा था? असमाइक लिपि लिखी थी। कौन सी? असमाइक लिपि। और एशिया माइनर यानी कि तुर्की क्षेत्र में थे जो अभिलेख मिले, उसमें कौन सा लिखा था? तो ग्रीक लिपि लिखी थी। अब देखते हैं अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था यानी कि उसके गद्दी पर बैठने के कितने साल बाद हुआ था, वो आप जोड़ के बताइएगा। तो 261 बीसी में, 261 बीसी में हुआ था। 8वें वर्ष। किस 8वें वर्ष? और कब? उड़ीसा में हुआ था युद्ध कलिंग। और तब कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली राजधानी थी। राजा कौन था? पद्म नाम के खिलाफ उसने किया था। और नदी कौन सी? दया नदी थी। अब आगे देखते हैं अशोक की नीति। अशोक की नीति जो है वो कौन सी नीति है? भेरी घोष की नीति। इसने भेरी घोष की, मतलब अगर पूछा है कलिंग के युद्ध में उसने कौन सी नीति अपनाई, तो भेरी घोष की नीति अपनाई। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म घोष की नीति अपना ली थी। किसकी? धम्म घोष की। और धम्म घोष की नीति क्या कहलाती थी? शांति की नीति। और भेरी घोष की नीति क्या? युद्ध की नीति थी। तो यानी कि कलिंग के युद्ध के बाद जब उसने उतनी मार काट देखी, 1 लाख से अधिक लोगों को मरा कटा हुआ देखा, तो उसने धम्म घोष की नीति अपना ली, यानी कि शांति की नीति अपना ली। अब देखते हैं इसी के बारे में कुछ। तो इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन से धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे ली? इसने अपने भतीजे निग्रोथ से ली। और बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? तो उपगुप्त से इसकी बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। अब पूछा है अशोक की पत्नी। तो अशोक की पत्नी देवी कौन थी? देवी। और देवी से कौन थे? महेंद्र थे एक, संघमित्रा थी, और चारुमती। ये कौन किससे? देवी, अशोक की पत्नी देवी से उत्पन्न संतानें थी। और कारुवती से कौन सी संतान उत्पन्न हुई? तीवर। और पद्मावती से कौन सी संतान इनकी थी? तो कुणाल। और जो कि कुणाल था ये का बना उत्तराधिकारी कौन बना? कुणाल। अब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जो भेजा था, तो श्रीलंका में किसको भेजा? तो महेंद्र को भेजा और संघमित्रा को भेजा। और तक्षशिला जो गांधार वाला क्षेत्र था उसमें किसको भेजा? माध्यंतिक। किसका बोली? माध्यंतिक। और हिमालयी क्षेत्र जो था उसमें अशोक ने किसने भेजा? तो माध्यम को भेजा।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीलंका में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। अब आगे देखते हैं। अशोक ने सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने करवाया। अगर पूछा है कि शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू कराया, तो अशोक ने शुरू कराया। किसने शुरू कराया? तो अशोक ने शुरू कराया। अशोक ने शिलालेखों की संख्या जो है वो कितनी है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि अशोक ने कितने शिलालेख लिखवाए? तो 14 शिलालेख लिखवाए। और स्तंभ लेख क्या लिखवाए? स्तंभ लेख लिखवाए 7। और गुफा लेख यानी गुहा लेख जो कि गुफाओं के अंदर लिखे थे लेख, वो कितने थे? 3। अब देखते हैं अभिलेख। अगर पूछा जाए तो पहले अभिलेख में क्या था, तो पहले अभिलेख जो लिखा था उसमें पशु बलि की निंदा, अहिंसा और समस्त प्रजा मेरी पुत्र यानी मेरी संतान है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पशु बलि की निंदा किस अभिलेख में है? तो पहले अभिलेख में। और अहिंसा की अगर पूछे अहिंसा किस अभिलेख में लिखा है? तो 1 में। और दूसरे अभिलेख में क्या लिखा था? तो पशु चिकित्सा दक्षिण राज्यों का उल्लेख यानी कि चेर चोल पांडव, ये किस अभिलेख में लिखवाया? तो ये दूसरे अभिलेख में लिखवाया। और तीसरे अभिलेख में उत्तराधिकारियों के बारे में लिखवाया। रज्जुक यांत्रिक प्रेषक प्रत्येक 5 वर्ष में भ्रमण करने जाते थे। उत्तराधिकारी यानी कि जो उसकी जो प्रजातंत्र थी, प्रजाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में ये लोग घूम कर जाते थे और उसका पता करते थे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और वो सब किसको रिपोर्ट करते थे? वो सब रिपोर्ट करते थे अशोक को। और पांचवी कौन सी थी? चौथा अभिलेख में क्या है? भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष। अभी हमने बताया था भेरी घोष कौन सी नीति थी? युद्ध की नीति। और युद्ध की नीति के स्थान पर उसने कौन सी नीति अपना ली थी? धम्म घोष की, यानी धम्म घोष की यानी शांति की नीति अपना ली गई थी। 5वें में धम्म घोष महापात्र। और 6वें में कौन सा है? आत्मनियंत्रण यानी कि जन कल्याण की बात की उसने। और जन कल्याण की बात की और उसके अधिकारी किसी भी वक्त उसको बता सकते थे। यानी कि अगर उसके राज्य में कोई भी कुछ भी कैसे भी काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, तो किसी भी समय जाकर उसके अधिकारी उसको बता सकते थे, चाहे वो रात के कितने भी बजे हो, दिन में कितने भी, किसी भी टाइम पर वो बता सकते थे। और सातवां जो अभिलेख है अशोक का, जो 7वां इसमें अभिलेख है उसमें धार्मिक समन्वय के बारे में बताया गया है। और 8वां अभिलेख है इसमें धम्म यात्राएं यानी कि धम्म यात्राओं के बारे में बताया गया है। जो अशोक धम्म यात्राएं की यानी कि जो 259 BC यानी कि 259 BC में 10वें वर्ष ये कहाँ गया था? बौद्ध गया था। और 249 BC में यानी 20वें वर्ष ये कहाँ गया था? लुम्बिनी गया था। और पूछा है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है? तो 13वें अभिलेख में। और यही सबसे बड़ा अभिलेख है। कौन सा? 13वां अभिलेख। और 14वें अभिलेख में क्या है? सद्भावना। और अशोक के लिखे स्तंभ लेख, जो स्तंभ लेख हैं वो कहाँ कहाँ है देखिएगा। तो अशोक के स्तंभ लेख कितने थे? 7। तो 2 तो दिल्ली में, दिल्ली टोपरा ये कहाँ? हरियाणा में था, अभी कहाँ गया? दिल्ली। और दिल्ली मेरठ ये कहाँ था? मेरठ में था और फिर दिल्ली में आ गया। कौशाम्बी अभिलेख कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लोहरिया नंदगढ़ ये कहाँ है? बिहार में। लोहरिया अराराव ये कहाँ है? बिहार में। और रामपुरा राव ये कहाँ है? बिहार में। और अशोक स्तंभ लेख ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। और गुफा लेख क्या था? सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, चौपार और कर्ज। अब पूछा है सांची का स्तूप बनवाया कहाँ पर बनवाया? सांची का स्तूप तो MP में बनवाया। अब पूछा है इसके उत्तराधिकारी, तो इसके उत्तराधिकारी इसके पास कोई इसके बाद कोई ज़्यादा प्रतापी शासक हुआ नहीं, तो इसके उत्तराधिकारी कौन बना? कुणाल बना। कुणाल के बाद संप्रीति के बाद कौन बना? सलीसुक बना। सलीसुक के बाद कौन बना? देववर्मन। कौन बना? देववर्मन। और देववर्मन के बाद कौन बना? बृहद्रथ। आपको ये याद रखना है कि मौर्य वंश का जो सबसे अंतिम शासक था वो कौन था? तो कौन था मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। तो आज हम अशोक के बारे में हमने जाना, और इससे पहले हमने देखा था मौर्य साम्राज्य और सिकंदर के बारे में भी हमने जाना था। तो अब आगे कल देखेंगे क्या क्लास है, कौन सा टॉपिक है, उसको कल पढ़ाएंगे। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपका जो अशोक का जो पार्ट है अच्छे से अगर आपका रिवीजन हुआ हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी बॉक्स में पिन कर दें, जिससे कि हमें पता लगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो हम और अच्छी वीडियो बनाएंगे इसके आगे।
तो ऐसे ही रिवीजन करते रहिए अपना। जय हिंद, जय भारत।